ये सरकार एक काम तो कर सकें, इस देश में दंगा करना, उल्टे सीधे कर्म करना ये तो है। आज किसान भी पिट रहे हैं, मजदूर भी पिट रहे हैं, जो व्यापारी लोग हैं आज वे भी खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उनकी नीयत में खोट है। देश आज़ाद कराया था सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के लोगों का उसमें योगदान था। चाहे वो पश्चिमी बंगाल के अंदर खरीदे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदे, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर खरीदे। अगर 80 रुपये पेट्रोल का रेट है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80 रुपये पेट्रोल का रेट होना चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। कारण क्या, जिस सरकार को 1 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ रही हो, वो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज कैसे दे पाएगी। एक देसी कहावत है, गुड़ दिखाकर डड़ा मारना। गांव में बिजली कम दी जाती है और शहरों में जो ऑफिस में काम करता है उनको बिजली 24 घंटे दी जाती है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के साथ इस देश में क्या होता है। आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत। स्पीक अप भारत में आपका स्वागत है और इस नए वीडियो में हमारे साथ समाज से जुड़े कई लोग हैं जिनसे हम जानेंगे उनके विचार आज के हालात के बारे में, देश की स्थिति के बारे में, कि उनका सोचना क्या है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है, हमारे चैनल का नाम है स्पीक अप भारत। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं किसान नेता, उनसे बात करते हैं कि किसानों की क्या समस्या है और उनका क्या कहना है इसमें। ये देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% आबादी भारत में किसानों की है। उसके बावजूद आज़ादी के बाद आज किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। आप देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी हैं वो व्यापार करती हैं, उनकी पहुंच गांव-गांव, गली-गली हुई है। लेकिन किसानों तक जो मल्टीनेशनल कंपनियों को कमाना है वो व्यापार तो गली-गली, गांव-गांव पहुंच गया। लेकिन किसानों की हालत कहाँ पहुंची? किसानों की हालत आप आज देख सकते हैं। इस देश का किसान, भारत का किसान बड़े दुर्भाग्य से मुझे भी कहना पड़ रहा है कि आज आत्महत्या करता है, इसलिए क्योंकि उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन के लिए एक अदद अपनी आर्थिक आमदनी नहीं है। न्यूनतम आय उसकी इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाल सके, अपने खर्चे चला सके। सबसे बड़ा कारण है उसका शासन की नीतियाँ, क्योंकि शासन की नीतियाँ इस तरह रही हैं कि किसान कर्जे में खेती करता है। किसान जो चीज़ें, उपकरण जो उपयोग में लाता है कृषि के लिए, वो महंगे बदस्तूर। आप देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई आज कृषि के, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे ट्रैक्टर हो, जितने भी कृषि उपकरण होते हैं जो कृषि उपयोग में आते हैं, जैसे डीजल देखिए कहाँ पहुंच गया। सब चीज़ें बेतहाशा बढ़ी, लेकिन किसान जो उत्पाद पैदा करता है वो सदा घाटे पे गया। और आप कभी कभी देखिए खेतों में जोतना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कारण है किसानों को आर्थिक रूप से बहुत पीछे पहुँचाने के लिए। आप देखिए सांसदों और विधायकों और मंत्रियों का कितना विकास हुआ इस देश में, और किसानों का क्या विकास हुआ? बिल्कुल विकास किसानों का अगर होता तो आज किसान आत्महत्या के कगार पर नहीं होता। देखिए किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, कैसी गलत नीतियां अपनाई जाती हैं। किसान जो हाड़-तोड़ मेहनत करता है, गांव में बिजली कम दी जाती है और शहरों में जो ऑफिस में काम करता है उनको बिजली 24 घंटे दी जाती है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों के साथ इस देश में क्या होता है, क्यों किसान पिछड़ता जा रहा है। किसान की हालत आज भी अच्छी नहीं है। किसान अभी देखिए लगभग 1 साल होने जा रहा है किसान आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं आगे से किसान आत्महत्या ना करे, लेकिन सरकार ने अभी तक भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपका सरकार से क्या अनुरोध है इस बारे में? देखिए, सरकार से हम सिर्फ 2 चीज़ें चाहते हैं। अगर इस देश में कोई भी सरकार किसानों के लिए 2 काम कर दे तो किसानों को कभी भी आर्थिक रूप से आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। एक तो उनकी फसलों के दाम, जो स्वामीनाथन कमेटी जो सरकार ने कभी बनाई थी, जो स्वामीनाथन कमेटी का C2 फार्मूला है उसके अनुसार रेट तय कर दिए जाएँ। और एक बात हो रहा है, एक बार देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दिया जाए और उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिले। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां बेतहाशा वृद्धि करती हैं, उसी तरह किसान आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के लिए किसानों को जूझना नहीं पड़ेगा। यही हमारी सरकार से मांगे हैं। धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं रवींद्र सिंह जी, जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स व्यापार से। तो उनसे बात करते हैं कि आजकल व्यापारियों की क्या स्थिति है और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं स्पोर्ट्स गुड व्यापार संघ का जो महामंत्री रविंद्र सिंह और संयुक्त व्यापार संघ का भी सदस्य हूँ।
दोस्तों, व्यापारियों की हालत इस समय ऐसी है कि उनको व्यापार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? इसके लिए सरकार की जो गलत नीतियां हैं। सबसे पहले जीएसटी की जो कीमतें हैं, जो दरें उनकी लागू की गई, वो दरें इतनी ज़्यादा थी। जो पहले 0% के अंदर काम कर रहे थे, जैसे खेल उद्योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खेल उद्योग पहले जो 0% पे जो काम कार्य होता था, यानी कि पूरे देश के अंदर अगर खेल ज़रूरी है तो उसको कम से कम ऐसी सुविधाएँ दी जानी चाहिए सब तक पहुँच सके। वो 0% पे था। आज उसकी जो कीमत है 5% से लेकर 28% तक की दरों पे उसके लिए बाद में 18% भी लाया गया, लेकिन वो भी राहत का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पहले तो व्यापारी एक भारी भरकम जीएसटी के स्लैब से गुजरा है, उसका व्यापार कम हुआ। फिर कोरोना काल के अंदर व्यापार पूरा ध्वस्त हो गया, उसकी जो है लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई कि व्यापारी को जो है व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद अब कोरोना काल के बाद जो है जैसे ही समय शुरू होता है व्यापार करने का, तो कीमतों के कच्चे जो मटेरियल हैं उनकी कीमतों में बेहिसाब वृद्धि हुई है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़ा हो, ऑटो पार्ट से जुड़ा हुआ हो, या कोई अन्य जिस तरह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, आज धागों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 100 किलो तक बढ़ चुके हैं। वो सारा जो है बाहर जो है व्यापारी पे पड़ रहा है, क्योंकि आगे कीमतें नहीं बढ़ पा रही हैं और ना ही उस तरह की डिमांड पैदा हो पा रही है कि व्यापारी अपना जो है जीवन यापन भी सही से कर सके, और लगातार कर्जे की ओर बढ़ रहा है। अधिक से अधिक इंडस्ट्री बंद हो रही हैं। अब पीछे लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जैसे वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई आपकी नोएडा, गुड़गांव इसकी से लगी हुई जो इंडस्ट्री थी, जो निर्यात के क्षेत्र में कार्य करती थी, वो लगभग 6,000 से 7,000 इंडस्ट्री बंद हुई हैं। यानी कि 6 से 7,000 इंडस्ट्री बंद होना कोई मजाक बात नहीं है एक छोटे से क्षेत्र के अंदर। वो मैं आपको सिर्फ आंकड़ा जो है नोएडा, गुड़गांव और आपका मेरठ क्षेत्र के आसपास का एरिया बता रहा हूँ, और लगातार इंडस्ट्री बंद भी हो रही हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार का किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं है। सरकार नीतियां तो बना लेती है, वो नीतियां जो है वो अप्लाई नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके लिए वो दृढ़ संकल्प नहीं है। सरकार ने जो भी कार्य कर रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो उद्योग नीति से जुड़ा हो, चाहे वो जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, उसका कार्य सिर्फ इतना रह गया कि देश की जनता से को कैसे निचोड़ा जाए, कैसे उनसे अधिक जो है कर वसूल किया जाए, और कैसे उनको जो है उनको जीवन यापन के लिए, संघर्ष के लिए छोड़ दिया जाए। आज मैं ये मांग करता हूँ हमारी जो सरकार है कि नीतियों को सही रूप से दुरुस्त करके दोबारा से अप्लाई किया जाए, और जिससे कि व्यापारियों को राहत मिले। अभी आपने पीछे देखा होगा कि देश को कोरोना के बाद से 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज दिया गया, जो मात्र एक दिखावा रहा है। कारण क्या, जिस सरकार को 1 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ रही हों, वो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज कैसे दे पाएगी। उसी के अंदर एक जो है एमएसएमई सेक्टर जो है, उसको जो है 3,20,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें से सिर्फ अभी तक जो है 67 से 75,000 के करोड़ के करीब व्यापारियों ने लिया। यानी कि व्यापारी को पता था कि ये सिर्फ दिखावा है, और उसका दिखावा सबसे बड़ा यह हो जाता है कि 1 साल तक आपसे ब्याज नहीं लिया जाता है। उसके बाद जो है पहले बताया गया कि बिना गारंटी के आपको कर्ज दिया जाएगा, बाद में जो है कोई भी बैंक बिना गारंटी के कर्ज देने को तैयार नहीं। लगभग 8% का उस पर ब्याज है। 8% के ब्याज के बाद 2 गारंटर चाहिए, और आपकी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगी उसका 5% जो आपका 0.5% जो लगता है वो आपको स्टाम्प लगाना पड़ेगा। यानी कि लगभग जो है 35 से 40% के करीब का उस पर जो है ये मान लीजिए एक तरह से ब्याज जो है वसूल करेगी जो भारत सरकार है। तो ये किस तरह का राहत पैकेज है, एक तरह की दिखावा वाले कार्य जो है सिर्फ भारत सरकार कर रही है लगातार, और किसी भी तरह की राहत ना जन समस्याओं पे ध्यान है, ना जनता को राहत है, ना व्यापारियों को राहत है, ना देशवासियों को राहत है। धन्यवाद। अब जैसे आज पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, अब कुछ केंद्र सरकार ने रेट कम करें, कुछ राज्य सरकारों ने भी कम करें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और क्या ये जो रेट कम हुए काफ़ी हैं लोगों को राहत देने के लिए? देखिए, क्यों रेट कम किए, देश की पूरी आवाम जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जैसे ही उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ, इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इनकी मजबूरी हो गई रेट कम करना, लेकिन वो भी एकमात्र दिखावा है, जिससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। वो आंशिक रूप से इन्होंने 11 रुपये कम कर दिए, 6 रुपये कम कर दिए, वो आंशिक है, उससे कोई राहत नहीं मिली। अब आप देखते हैं किस तरीके से जब सत्ता संभाली थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर बैरल का क्या प्राइस था, आज बैरल का क्या प्राइस है, उस समय डीजल का, पेट्रोल का क्या रेट था,
पेट्रोल का डीजल का आज क्या रेट है मैं भी भली भांति जानता हूँ, देश की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो किस तरीके से सरकार पेट्रोल के डीजल के दाम को बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है, व्यापारी की कमर को तोड़ देने का काम कर रही है। जो बच्चा स्कूल जाने के लिए 50 रुपये के पेट्रोल डलवाकर स्कूल से आवागमन कर लेता था, आज उसका 100 रुपये में भी पेट्रोल में उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। वो बेचारा मोटरसाइकिल को खड़ी कर देता है। जो मज़दूर अपने घर से मज़दूरी करने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की चला जाता था, आज वो भी मजबूर हो गया है। उसने भी अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया है, वो भी साइकिल का सहारा लेकर मजदूरी करने के लिए जा रहा है। तो इस देश की सरकार ने किस तरीके से छात्रों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को, आम देश की जनता को एक तरीके से दोराहे पर भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार ने जो कम किए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी सरकारें हैं जिन्होंने अपना वैट नहीं घटाया है, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी है, महाराष्ट्र की सरकार भी है। तो क्या उन्हें भी घटाना चाहिए, ये देखते हुए कि भाई केंद्र सरकार ने कुछ तो राहत दी? बिल्कुल घटाना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज हम बात कांग्रेस की, भाजपा की, सपा की या बसपा की नहीं कर रहे। आज हम बात इस बात की कर रहे हैं कि देश की आम जनता को किस तरीके से राहत पहुँचे। राहत तब पहुँचेगी जब हम सब लोग, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, उनको निश्चित रूप से कम करने चाहिए दाम। लेकिन मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार ने जब इतने बढ़ोतरी कर रखी है, तो आंशिक रूप से आप 11 रुपये 6 रुपये घटाकर, वो भी क्यों, जब उपचुनाव का परिणाम आपके सामने आ जाता है, जनता आपको पूरी तरीके से नकार देती है, तो आपने आंशिक रूप से घटाकर जनता को ये मात्र दिखाना चाहते हो कि हमने प्राइस कम कर दिया, लेकिन जनता से संतुष्ट नहीं है। तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने चाहिए, जिससे महंगाई पे भी फ़र्क पड़े, कि महंगाई कम हो? आपका क्या मानना है कि कितने रुपए तक कम किए कर सकती है सरकार? निश्चित रूप से होने चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल ये है स्पष्ट रूप से। इसके अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करके उस पर वैट लगाया गया है, उसको निश्चित रूप से कम किया जाना चाहिए। मेन मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु केंद्र सरकार है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वो सामान इस पे भी क्यों नहीं लगा देती। अलग अलग स्टेट के अंदर राज्य सरकारें क्यों लगाती हैं? आप इसको सामान लगा दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो पश्चिमी बंगाल के अंदर खरीदे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदे, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर खरीदे। अगर 80 रुपये पेट्रोल का रेट है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80 रुपये पेट्रोल का रेट होना चाहिए। कहने का मतलब है एक देश और एक रेट, एक रेट होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल और व्यापार के बारे में तो हम जान चुके, लेकिन अब बात करते हैं एक दलित नेता से। जब देखा गया है नेताजी कि चुनाव तो विकास, महंगाई, पेट्रोल और बेरोजगारी से शुरू होता है। सब पार्टियां कहती हैं कि भाई बेरोजगारी दूर करेंगे, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा है। लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते वो धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगता है, समुदाय के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न, उससे हटकर एक पर्टिकुलर जातिगत समीकरणों की तरफ चला जाता है? इसके बारे में आपका क्या? देखिए, क्या है कि जब हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो जब किसी धर्म को लेकर या किसी जाति को लेकर देश आज़ाद नहीं कराया गया था। देश आज़ाद कराया था सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के लोगों का उसमें योगदान था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आज देश की स्थिति ये है कि अगर चुनाव आता है तो उसका ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। उसमें चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बसपा रही हो, सपा हो या भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, वो लोग कोई मंदिर का मामला लेकर, मस्जिद का मामला लेकर वोटों को बांटने का काम करते हैं और अपना स्वार्थ जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके से देश हमारा बढ़ता रहा, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर बढ़ता रहा, तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा भयंकर होंगे। और हमारी एकता अखंडता में जो हमारा संविधान है, जिसके प्रति हम लोग शपथ लेते हैं कि हम अपनी देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, उसके साथ भी हमारा कहीं ना कहीं छल है। तो आपका क्या मानना है, चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? देखिए, ये हमारा देश काफ़ी टाइम गुलाम रहा है, 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हो गए।
इस देश में तो बहुत ज़रूरत है, आज विकास की ज़रूरत है। हमारा युवा है बेरोज़गार घूम रहा है, उसे रोज़गार की ज़रूरत है। इस देश में पढ़ाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की अभी बिल्कुल निचले स्तर पर जो है ज़रूरत है। अभी तक हमारा एक बच्चा तो प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़ता है, एक बच्चा सोफिया में पढ़ता है, महंगे स्कूल में पढ़ता है। तो उस गांव में पढ़ने वाले गरीब बच्चे को भी कम से कम ऐसी शिक्षा प्राप्त हो कि वो कंपटीशन में साथ में आ सके, उसे चिकित्सा भी मिले। वे महिलाएं, वे जो क्या नाम घर पे ही जिनका डिलीवरी हो जाती है, उन महिलाओं को भी ऐसी सुरक्षा मिले, ऐसी चिकित्सा मिले ताकि वो भी सुरक्षित महसूस कर सकें। गांव का बच्चा पढ़ने के बावजूद 8वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, उसके बाद उसके रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, उसके पास खेती नहीं है, मजदूरी वो कर रहा है, रोज़गार मिला ना मिला। तो ये सब चीज़, ये बड़े मुद्दे हैं इस देश में काम करने के लिए। धर्म का मुद्दा, जात का मुद्दा तो बहुत पीछे है। तो मैं तो यही मांग करता हूँ सरकार से, कोई भी सरकार आए, कि वो इन मुद्दों पर अपना ध्यान रखे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो अभी हमने कई समाज सेवी लोगों से बातचीत करी, लोगों ने अपने विचार रखे, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है स्पीक अप भारत, ताकि लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच सके। अब हमारे साथ गोलू भाई हैं जो हमें बताएंगे जो समाज में गोलू भाई उत्पीड़न हो रहा है, दबे कुछ लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, अत्याचार है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आज वर्तमान में जो सरकार हमारे भारत देश में चल रही है, वो सरकार इस देश को छिन्न-भिन्न करना चाहती है। और सबसे पहले वो इस देश का जो हमारा संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, और बाबा साहब के साथ जितने भी विद्वान लोग थे, उन लोगों को जो इस संविधान को सींचने में जिन लोगों ने रात दिन एक मेहनत करी, आज सबसे पहले इस सरकार का मेन एजेंडा यह है कि इस संविधान को खुर्द-बुर्द करना और संविधान नए तरीके से इस देश के अंदर लागू करना। आप देख लो, दलितों के साथ इस देश के अंदर रोज़ हत्याएं होती हैं, उनका उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, और उनको नौकरियों में उनको अपमानित किया जाता है। फिर भी इस सरकार के कानों पे कितनी आवाज़ उठा लो, जू नहीं रेंगती है। इस देश को जिस प्रकार से जातियों के अंदर काटा जा रहा है, इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रखा है। आज देखो उत्तर प्रदेश में हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी क्या कर रहे हैं, कोई मुसलमान, कोई अल्पसंख्यक जरा सा काम कर देता है तो उनके घर गिरा दे रहे हैं, उन्हें जेलों में डाल दे रहे हैं। आज मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफिया जिस भी जाति के हैं, जो भी, क्योंकि गुंडे की, माफिया की, बलात्कारी की कोई जाति नहीं होती है, एक लिस्ट तैयार हो और सार्वजनिक तौर से उस लिस्ट को किया जाए कि इस प्रदेश के अंदर ये लोग गुंडे हैं, इनके मकान गिराए जाएंगे, इनकी संपत्ति को कुड़क किया जाएगा, इनकी संपत्ति को सरकार हैंड ओवर करेगी। अगर योगी जी में हिम्मत है तो ये करके दिखा दें, देश की जनता को और समाज को पता चल जाए कौन लोग गुंडे हैं। ये जो उत्पीड़न तो काफ़ी समय से चला रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका कहना है कि अभी से चल रहा है, तो आज़ादी के समय से दलितों का शोषण होता रहा है। तो हर सरकार इसमें क्या मानते हैं कि हर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या अब कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? जब ये देश आज़ाद हुआ उससे पहले दलित समाज का जो उत्पीड़न आज से नहीं, पिछले लगभग 5000 साल से उत्पीड़न होता हुआ आया है, और किसी भी उत्पीड़न को, किसी भी चीज़ को एकदम से नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेस सरकार ने दलितों को आगे लाने के लिए, समाज के बिल्कुल बराबर में खड़ा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इंदिरा जी ने पट्टे काट के दिए, नौकरी में प्रमोशन दिया। बात यह है कि जो भी समाज के अंदर दबा कुचला है, दलित नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी है, उसको ऊपर लाने के लिए सरकारों की नीयत साफ होनी चाहिए, उनकी नीति साफ होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उनकी नीयत में खोट है। वो इस देश को, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो इस देश को, और वो दिन दूर नहीं, अगर यही हालत रहे तो इस देश को ये जो गर्त की आग में ले जा रहे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं जब ये देश गृह युद्ध की आग में झोंका जाएगा। अब हमारे साथ हैं लोकेश कटारिया जी, इनसे जानते हैं आज के समाज में युवाओं के क्या हाल चाल है, बेरोज़गारी का क्या आलम है, और शिक्षा पे क्या आपकी राय है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं?
सभी को पहले तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज की जो कंडीशन बनी हुई है, जिस तरीके से बेरोज़गारी पनप रही है इस देश के अंदर, तो लगता है कि देश फिर दोबारा से गुलामी की कगार पर है। दूसरा, जिस टाइम लॉकडाउन 2 साल हो रहा और सरकार को इतनी शर्म नहीं आती, और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उनके संचालक, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि जब 2 साल आप लोगों ने पढ़ाई नहीं कराई बच्चों को, तो उनसे फ़ीस मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार की तानाशाही, क्योंकि जितने भी कॉलेज बने हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वे सारे जो बिजनेसमैन हैं टोटल सारे आरएसएस से हैं। और उन लोगों ने कंडीशन ये कर दी कि आज हमारे समाज के युवाओं के हाथों में कटोरा थमाने का सबसे बड़ा कार्य किया है। और इसी के साथ साथ बेरोज़गार इतनी बढ़ रही है कि जो बच्चे आज पीएचडी बड़ी डिग्रियाँ लेकर बेचारे, जिन लोगों को आज ऑफिस में या दफ्तरों में अच्छी सर्विस पे होना चाहिए थे, आज वे बेचारे रेडों पर आलू या टमाटर बेचने का कार्य कर रहे हैं इस देश के अंदर। सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोन दिए गए और स्टार्टअप इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। तो क्या हमारा युवा इस लायक नहीं कि उस जो सुविधा सरकार दे रही है उनको उठा के अपने कार्य को आगे बढ़ा सके? देखो, लोन देने का तो एक बेमतलब की ड्रामा है। सच बताऊं, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था सबको प्राइवेट में तब्दील कर दिया सरकार ने। इस सरकार का ये काम है कि गुड़ दिखाकर डड़ा मारना। एक देसी कहावत है, गुड़ दिखाकर डड़ा मारना। ये सरकार एक काम तो कर सकें, इस देश में दंगा कराना, उल्टे सीधे कर्म करना, ये तो है। आज किसान भी पिट रहे हैं, मजदूर भी पिट रहे हैं, और यहाँ तक कि जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी लोग हैं, आज वे भी खून के आंसू रो रहे हैं। आपका क्या कहना है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, लेकिन मेरे जनता से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस सरकार को बदल डालो, केंद्र से भी और यूपी से भी, अगर इस देश का भला चाहते हो। अगर ये सरकार दोबारा से आ गई ना, तो यो देश किसी ना किसी देश का गुलाम बनेगा। आपने देखा अलग अलग लोगों की राय, कि उनकी राय क्या है देश को बेहतर बनाने के लिए, उनकी समस्याएं क्या हैं, देश को आगे ले जाने के लिए वो क्या चाहते हैं सरकार से कि उनके लिए किया जाए। अगले वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ फिर होंगे हाजिर। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिए, स्पीक अप भारत, आपको बोलना ज़रूरी है, अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है स्पीक अप भारत। आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत।